हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज फिर से हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो है मॉप अप राउंड को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट आ जाने के बाद कुछ बच्चों के 1 मार्क्स 2 मार्क्स से सीट्स मिस हो रहे हैं, 4 या 5 मार्क्स से भी सीट मिस हो रहा है ऑब्वियसली। अब ऐसी कंडीशन में हमारी पूरी जो उम्मीद होती है वो बची होती है कि अब मॉप अप राउंड होगा। स्ट्रे वैकेंसी तो आप भूल जाइए, फोर्थ जो राउंड स्ट्रे वैकेंसी का होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में इम्पॉसिबल है कि आपको कोई स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक मिल जाए। अगर कभी ऐसा हुआ कि मॉप अप राउंड ख़त्म हो जाने के बाद गवर्नमेंट की सीट किसी ने छोड़ दी तो जाके एक आध सीट, वो भी ऐसा करोड़ों साल में एक बार होता है कि कोई स्ट्रे वैकेंसी के पहले आपका एक सीट खाली हो जाए। अदरवाइज स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स नहीं होते हैं, चाहे आप एम्स की बात करो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करो। एक पूरा का सिस्टम तो बना हुआ है बट आपको सीट नहीं मिलती है। तो मॉप अप राउंड एक लास्ट हमारी होप बचती है कि मॉप अप राउंड में हमारे पास सीट मिल जाएगी। अब आप बोलोगे सर जब स्ट्रे वैकेंसी में नहीं बचती है तो मॉप अप में कहाँ से आ जाती है? तो मॉप अप में इस तरीके से आ जाती है कि मान लीजिए 5 बच्चों का बिलासपुर से अपग्रेड हो गया रायपुर में और 3 बच्चों का जगदलपुर से अपग्रेड हो गया बिलासपुर में, 3 बच्चों का राजनांदगांव से जगदलपुर में। ठीक है, अब नीचे सब ठीक चल रहा है। दिक्कत कहाँ पे हो गई? 5 बच्चों का अपग्रेडेशन हुआ था बिलासपुर से रायपुर और 3 बच्चों का हुआ जगदलपुर से बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर से सीट गई 5 और वापस कितनी आई? वापस कितनी आई? 3। अभी भी -2 में चल रहा है। ये सीट बच जाती है। बहुत कम होता है बट होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सीट्स नीचे से ऊपर की तरफ भर दी जाती है। बट फिर भी कभी कभार ऐसा होता है, खास करके वो लोअर लेवल के कॉलेजेस में, ऐसा जो नए कॉलेजेस हैं वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि कुछ सीट्स बच जाती है। तो अब वो देखना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कहीं पर कोई सीट है या नहीं है। तो जनरली अगर देखा जाए, एकदम अगर हम लोग बहुत होपफुल भी हो जाए तो 7-8 सीट पूरे छत्तीसगढ़ में मिलनी चाहिए। वैसे देखा जाता है जनरली अगर कोई मॉप अप राउंड तक सीट बचती है तो 2, 3, 4 इस तरीके से सीट बचती है ना। आपको कितनी सीट मिल जाएंगी? 3 या 4 सीट मिल जाएंगी मैक्सिमम, है ना। हम मान सकते हैं कि चलो 8-9 भी मिल जाए किसी एकदम स्पेशल कंडीशन के अंदर, बट जनरली हम मान सकते हैं कि 2, 3, 4 सीट से ज़्यादा मॉप अप में गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट बहुत मुश्किल से मिलेगी। और ये जो सीट्स होती है आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आप प्राइवेट में एडमिशन कराना चाहते हैं, आप आउट ऑफ द छत्तीसगढ़ के हैं या फिर आपके मार्क्स कम आए हैं और आप प्राइवेट में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके पास सीट काफ़ी अवेलेबल होती है, वो तो ईजिली मिल जाएगी। तो हम गवर्नमेंट प्राइवेट को ना देखते हुए सीधा मॉप अप राउंड पर फोकस करते हैं। मॉप अप राउंड जो होगा वो ऐसा होता है कि हर बार ऑफलाइन होता है। पिछली बार कोविड के कारण, कोविड जी आ गए थे तो पिछली बार ऑनलाइन हुआ था। इस बार भी 50-50 चांसेस, या तो मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो ऑफलाइन होने के ही हैं। ऑफलाइन जब होता है तो जहाँ पर मॉप अप राउंड हो रहा है वहाँ पर आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको मॉप अप राउंड होगा आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, बता ही देंगे। 1-2 दिन पहले तो बता ही देंगे कहाँ जाना है ना। तो CGDME का ऐसा है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले बताते हैं, तो जब बता देंगे तो आप चले जाइएगा। और अगर ऑनलाइन होता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसके चांसेस थोड़े से कम है। तो ये तो हो गई बात। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि मॉप अप राउंड में कौन एडमिशन ले सकता है। मॉप अप राउंड में एलिजिबल जो होगा वो होगा पहले से रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि अगर आपने काउंसलिंग स्टार्ट होने के पहले, फर्स्ट काउंसलिंग के पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, अगर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आप एलिजिबल हो, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप नहीं हो एलिजिबल। पहला शर्त तो ये है। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त क्या है कि आपके पास कोई भी कॉलेज में अभी अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया था, नो फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट, अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में
कोई कॉलेज मिल गया था तो आप वहाँ पर मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अभी इसकी क्या बात है, देखिए फर्स्ट राउंड में जब भी आप, जैसे ही आपका अलॉटमेंट होता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाके एडमिशन करा लेते हैं, आपको वहीं पर मॉप अप की एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपको फर्स्ट राउंड के बाद मिला है तो नहीं हो पाएगा। सेकंड राउंड के बाद अगर मिला है, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज तो आप छोड़ेंगे नहीं, प्राइवेट कॉलेज क्या होता है, लोग छोड़ देते हैं कभी कभार, है ना, वो हमने बॉन्ड फीस भरी है 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, वो आपकी फोरफिट हो जाती है। बट कभी कभार ऐसा होता है जनरली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कि लोगों ने सिर्फ स्क्रूटनी करा ली और एडमिशन नहीं कराया सेकेंड राउंड के बाद। ठीक, अगर आपने एडमिशन नहीं कराया सेकेंड राउंड के बाद, केवल स्क्रूटनी कराई है। अब ऐसा कब कराते हैं लोग, ऐसा तभी कराते हैं जब प्राइवेट कॉलेज हमने गलती से रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाल दिया था। उस समय हमें पता नहीं था कि हमको एक बॉन्ड फीस भरनी पड़ेगी और उसके कारण हमको 1,00,000 रुपए जमा करने पड़े। ऐसा बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो अगर उन बच्चों ने सेकेंड राउंड के बाद, देखिए 1,00,000 रुपए तो फिर भी एक इंसान दे देगा इस उम्मीद में कि मेरे को शायद सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए, लेकिन जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं भर सकते आपको, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आपने प्राइवेट भी डाला था तो प्राइवेट वाली भी फीस आपको फोरफिट करने के लिए डालनी ही पड़ेगी। 1,00,000 रुपये आपको बॉन्ड का वो देना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट। ठीक है, अब आपके पास इतने पैसे हैं नहीं कि आप परस्यू करें प्राइवेट कॉलेज में, तो आप क्या सोचते हो 1,00,000 रुपए जाने दो। ऐसे बहुत से बच्चे, आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, बट ऑब्वियसली जब आपके 1,00,000 रुपए फंसे और आगे आपको बहुत 15, 20, 30, 40 लाख रुपए देना है, इससे अच्छा आप ये सोचते हो कि थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे, 1,00,000 रुपए जाने दो। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ, बहुत रेयर केस है बट होता है, तो इन्हीं लोगों को, मतलब इनको कोई, जिनको अभी तक कॉलेज एडमिशन नहीं मिला, सिर्फ वही मॉप अप राउंड में जाके अपना पार्टिसिपेशन करा सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई अलॉटमेंट नहीं मिला तब आप मॉप अप करा लीजिए, सेकंड में भी नहीं मिला है, अगर आपने सिर्फ गवर्नमेंट डाला था तो ऑब्वियसली आप क्या है, अलॉटेड है, एलिजिबल है। तो चौथा हम लोग ये डाल देते हैं, नो अलॉटमेंट, अभी तक एक भी अलॉटमेंट ही नहीं मिला है इन बोथ राउंड्स, इन बोथ राउंड्स। अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं एक बार फिर से रिपीट करके देखता हूँ, ठीक है, कि पहला अगर राउंड में आपका अलॉटमेंट मिल गया था, मिल ही गया था अलॉटमेंट, आपने एडमिशन लिया नहीं लिया वो बात की बात, फर्स्ट राउंड में एडमिशन अलॉटमेंट हो गया था, आप एलिजिबल नहीं हो। सेकंड राउंड में अलॉटमेंट मिला, एडमिशन नहीं लिया आपने 1,00,000 रुपये या 5,000 रुपये जो भी आपने दिए थे वो आपने छोड़ दिए। उसके बाद थर्ड वाला आपको अलॉटमेंट ही नहीं मिला, अभी तक ना फर्स्ट में मिला ना सेकंड में मिला, हम अभी तक उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं यही वाले होते हैं, है ना, जो लास्ट मैंने क्राइटेरिया लिखा है, जिनको ना तो फर्स्ट अलॉटमेंट मिला है ना तो सेकंड अलॉटमेंट मिला है। ठीक, ये वाला जो थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट बात करें तो आप, या फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करें तो ये जनरली वो बच्चे होते हैं जो छत्तीसगढ़ के नॉन डोमिसाइल होते हैं और मैनेजमेंट कोटा से प्राइवेट सीट चाहते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सेकंड राउंड में भी उनको मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता है, उनको सेकंड राउंड में मान लीजिए श्री बालाजी मिल गया, लेकिन उनको चाहिए था शंकराचार्य भिलाई का, तो वो क्या करते हैं, वो सीट छोड़ देते हैं और मॉप अप राउंड में चले जाते हैं शंकराचार्य में। ठीक है, तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं। तो ये जो शुरू के 3 पॉइंट्स हैं वो जनरली ऐसे बच्चों के ऊपर लागू होता है जो प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, और ये चौथा वाला जो पॉइंट है ये छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल बच्चों पर लागू होता है, क्योंकि इस क्राइटेरिया में कोई हमारे यहाँ का बच्चा फिट बैठेगा भी नहीं, है ना। हमको अलॉटमेंट मिलेगा, हम एडमिशन लेंगे, ऐसा जनरली नहीं होता है कि अलॉटमेंट मिल जाए और आप सीट छोड़ दें। क्योंकि ऑल इंडिया का जब हम काउंसलिंग करा रहे होते हैं तो बहुत बार हम किसी दूसरे बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज की तरफ देख रहे होते हैं कि शायद वहाँ पर मिल जाए, चाहे डीम्ड हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे किसी और स्टेट का हो, कर्नाटका में फ़ीस थोड़ी और कम होती है। तो ऐसे कुछ कॉलेजेस की तरफ हम लोग देख रहे होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार सेकेंड राउंड के बाद भी वो सीट छोड़ देते हैं, तो उनके लिए ये क्राइटेरिया है और बाकी हमारे लिए ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगी, है ना। अब इतने क्राइटेरिया के बाद अगर आप एलिजिबल दिख रहे हो
सीधा सिंपल सा बात है, आप मॉपअप राउंड में जा सकते हो, एडमिशन करा सकते हो, ठीक है। अब मॉपअप राउंड के बाद क्या सीट छोड़ सकते हैं, मतलब आप इतना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि क्या हम सीट ही छोड़ना है सबको, तो सीट छोड़ सकते, बिल्कुल सीट छोड़ सकते। कितना रुपए लगेगा सीट छोड़ने का? आपको सीट छोड़ने का रुपए लगेगा आपके कॉलेज फीस का 10%, अगर आप स्ट्रे वैकेंसी के पहले छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड के पहले छोड़ देते हैं, स्ट्रे वैकेंसी के बाद छोड़ते हैं, तो आपको जो ब्रेकेज बॉन्ड है 25 लाख या 5 लाख या 20 लाख, जो भी आपके क्राइटेरिया के हिसाब से लगता है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से लगता है, वो पैसा आपको देना पड़ेगा, जो भी हम ब्रेकेज बॉन्ड भरते हैं वो, ठीक है। एक रूरल बॉन्ड होता है वो 25 लाख है, वो तो है। इसके अलावा एक ब्रेकेज बॉन्ड होता है, जो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया बॉन्ड्स के बारे में, आप वो वाला वीडियो एक बार देख सकते हैं, उसमें अलग अलग अमाउंट है, वो अमाउंट आपको देना होगा। मान लेते हैं मेरी कैटेगरी के लिए 25 लाख रुपए ब्रेकेज बॉन्ड है, तो अगर मैं स्ट्रे वैकेंसी के बाद छोड़ता हूँ, खास करके ऐसा तभी होता है जब प्राइवेट कॉलेजेस की सीट अलॉट होती है, तो 25 लाख रुपये मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद वैसे जनरली कोई छोड़ता नहीं है, मॉपअप के बाद छोड़ सकते हैं। प्राइवेट की जो सीट्स होती है जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, आपकी 10% फीस जो है वो कटेगी, बाकी आपको रिटर्न होगी, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बहुत से बच्चों का ये कहना है कि कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि लोगों को ये लगता है स्ट्रे वैकेंसी मॉपअप, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। स्ट्रे वैकेंसी में एकदम कॉलेज में जाके तुरंत सब कुछ कराना है, मॉपअप जो होगा वो CGDME कराएगी, चाहे कोई सा भी कॉलेज हो, तो वो CGDME आपके लिए करा के देती है। वहाँ पर क्या होगा कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, DD जो बनेगा वो जिस कॉलेज का अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट हो रहा है, आप कॉलेज में डायरेक्टली जाके एडमिशन नहीं करा रहे, यहाँ पे क्या होगा, कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, तो अलॉटमेंट के बाद आप DD बनवाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अलॉटमेंट के बाद जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, वहाँ की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा कि DD किसके नाम का बनाना है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे तैयार रखने हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको फिर भी टाइम मिल जाता है कि बना लीजिए, कॉलेज में ही आपको एक बॉन्ड भरवा लिया जाता है, अगर आप पहले से बनवा के रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये जो बॉन्ड वगैरह होता है वो कॉलेज लेवल पर एडमिशन के टाइम पर भी बन जाते हैं, वहीं पर आपको बता दिया जाता है, एक पूरा का पूरा फॉर्मेट भी दे दिया जाता है, वो सारी चीज़ें बन जाती है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको खुद को चाहिए, जैसे आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके मार्कशीट्स हैं, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आपके पास पूरे होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप बॉन्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड तो कॉलेज पर बनेगा, तो अगर अलॉटमेंट के बाद बनवा सकते हैं, एडमिशन के पहले तो अलग बात है, अदरवाइज उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडमिशन होगा तब आपको एडमिशन के टाइम पर आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा और बहुत आसानी से बन जाता है, छोटा सा काम है बस। हाँ ये बात है कि आपको बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट रखने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर्मेट की अगर बात है कि आपको किस फॉर्मेट में बनवाना है, तो पूरा फॉर्मेट CGDME की जो वेबसाइट है उसमें जो पहला नोटिफिकेशन आया था, जिस नोटिफिकेशन में हमने सारे रूल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहली बार रजिस्ट्रेशन के बारे में डेट आई थी, उस पहले नोटिफिकेशन में आपको सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, है ना। बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, 32 पेज का शायद, उसमें आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, आपको फोकस इस चीज़ पे करना है कि जब डेट आए मैं फॉर्म फिलअप कर दूं, पहले से मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं एलिजिबल हूं, तो मैं जाके फॉर्म फिलअप कर सकता हूं। फॉर्म फिलअप कर लेने के बाद आपको अलॉटमेंट आएगा, उसमें आपको कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करके एडमिशन करवाना है, ठीक है। अभी क्राइटेरिया मैंने लिख दिया है। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मॉपअप राउंड कब होगा, तो ये कोई नहीं अभी बता सकता। शायद मुझे नहीं लगता कि CGDME के डायरेक्टर को भी पता होगा कि अभी ये मॉपअप राउंड कब होगा, क्योंकि पहली बात अभी सेकेंड राउंड का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, एडमिशन्स कंप्लीट नहीं हुए। एडमिशन्स होने के बाद पता चलेगा कि क्या एडमिशन के टाइम पे कोई बच्चा एडमिशन कराने नहीं आया, वो सीट खाली रह गई, है ना, तो वो भी मॉपअप में आ जाएगी। तो ये पहला प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा जनरली ये देखा जाएगा अभी कि जो MCC का स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, उस स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद ही स्टेट जो है अपना मॉपअप कराएगा, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी के बाद अगर ऑल इंडिया कोटा की कुछ सीट्स बच जाती हैं,
है ना। एमसीसी के स्ट्रे वैकेंसी के बाद अगर एमसीसी के पास जो ऑल इंडिया कोटा की कुछ सीट्स होंगी वो बच जाती हैं, वो बच के हमको रिवर्ट हो जाएंगी सीजीडीएमई को, तो वो सीट्स का इंतज़ार होगा, तो उसमें अभी समय है, ठीक है। इसके अलावा भी तो एमसीसी का जो क्या कहना चाहिए मॉपअप राउंड है वो चल रहा है। एमसीसी का मॉपअप राउंड 27 मार्च तक चलेगा, तो 27 मार्च तक तो मॉपअप राउंड छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, ये श्योर है। आप 28 मार्च के बाद सोच सकते हैं, 28 मार्च या फिर आप देख लीजिए 15 अप्रैल, 28 मार्च से 15 अप्रैल के बीच मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन आने की संभावना है। मेरे हिसाब से ये वेरी हो सकता है। अब मत बोलना सर 22 अप्रैल को आ रहा, 15 अप्रैल बोले थे, ये मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि एक सीक्वेंस होता है, पूरी क्रोनोलॉजी होती है कि यहाँ से सीट बचेंगी, वहाँ से सीट बचेंगी, तो सीजीडीएमई भी यही चाहता है कि जो सीट्स बचा है उसको सीधा एक बार में मॉपअप राउंड में फिलअप कर दे। तो जनरली ऐसा ही होता है कि कोई भी स्टेट एमसीसी के स्ट्रे राउंड के बाद वेट करता है। तो 15 अप्रैल तक शायद मुझे लगता है कि मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। डीडी वगैरह में बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए, एडमिशन के कराने के टाइम पे आपको डीडी बनवाना है ना। ये स्ट्रे वैकेंसी नहीं है जहाँ पे कॉलेज में जाके बस दे दो सब कुछ और मैं पहले आ गया, मेरे को एडमिशन दिला दो, ऐसा नहीं होता है। मॉपअप राउंड में जनरली ऐसा देखा गया कि मॉपअप राउंड में जो कट ऑफ होता है कम हो जाता है, कम नंबर पे भी एडमिशन आपको मिल जाता है। तो अगर आप 4-5 नंबर से चूक गए तो आप निश्चिंत रहिए, आप बहुत टेंशन मत लीजिए, आप अपना मॉपअप राउंड में एडमिशन प्रोसेस के लिए तैयार रहिए। इसके साथ साथ परीक्षा की तैयारी बिल्कुल करते रहिए, आपके पास अभी भी समय है, आप पढ़े हैं, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने अच्छे नंबर लेके आए हैं, आप उस पर भी फोकस करिए और बस इंतज़ार करते रहिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम इस चैनल पर आपको ज़रूर बताएंगे उसके बारे में। अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल वाला आइकॉन होता है, उसमें एक बार क्लिक करके देखिएगा कैसा लगता है, अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो एक बार सब्सक्राइब करिए, घंटी बजा दीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कर लीजिए। तब तक थैंक यू वेरी मच।